Well, hello and good evening everyone. My name is Vishal Singh Chauhan and I welcome you all again back to my YouTube channel. So, इन लास्ट पार्ट हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं क्विकली रिमाइंड करा देता हूँ. हमने पढ़ा था फोर्स क्या होता है, हमने पढ़ा था फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होता है और हमने पढ़ा था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में. कंटिन्यूइंग द चैप्टर हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ऑलराइट, सो कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड. What Newton has given the three laws to describe the motion of the bodies. न्यूटन ने बेसिकली 3 लॉज दिए थे जिससे वो किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब कर सकता था. अब भैया न्यूटन को ये लॉज देने की ज़रूरत क्या है? पहले तो ये बात समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले इन लॉज को क्या कहा जाता है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. बेसिकली उसने 3 लॉज दिए थे. ठीक है, ये लॉज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये लॉ रिप्रेजेंट करते हैं कि न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर हमने किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया है, इफ़ वी हैड अप्लाइड अ फोर्स ऑन एनी बॉडी देन देयर विल बी अ चेंज इन इट्स स्टेट और पोजीशन. अगर हमने उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया है तो हमें क्या मिलेगा कि उस बॉडी में, पर्टिकुलर बॉडी में कोई ना कोई चेंज आया होगा. और इन चेंजेस को स्टडी करने के लिए न्यूटन ने क्या बनाए थे? न्यूटन के लॉस. ऑलराइट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूटन के लॉ की. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. व्हाट डज इट स्टेट? पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ. ओके, इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. अगर कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पे है, पहले मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ, आफ्टरवर्ड मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा. इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड unless it is compelled by an external force to change its state of rest or at a uniform motion. Alright, इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी बॉडी बैठी हुई है या रुकी हुई पोजीशन में, स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो वो बॉडी बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगी अपनी स्टेट को चेंज करने की. वो बॉडी मेन यही ट्रायल रखेगी कि मैं अपनी ओरिजिनल यानी स्टेशनरी पोजीशन पे ही रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए. और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी यही चीज़ चाहेगी कि नहीं, मुझे भैया चलने दो, मैं चल रहा हूँ, लेट मी मूव ऑन. मैं रुकना नहीं चाहता एट एनी हाउ कंडीशन. इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो वो रुकना ही चाहेगी, और अगर वो चल रही है तो वो चलना ही चाहेगी. इसी प्रॉपर्टी को हम और एक चीज़ बोलते हैं, जो बोलते हैं हम इनर्शिया. मेरे हिसाब से आपने 8th और 7th में भी पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ इनर्शिया के बारे में बोला जाता है. इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया भी यही प्रॉपर्टी होती है. जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, अब अगर हम किसी भी बॉडी के बारे में बात करें कि किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाया जाता है या मोशन से रेस्ट में लाया जाता है, तो ये हम खुद नहीं कर सकते. एक एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई हो रहा होगा जो उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा. जैसे अगर मैं बात करूँ, एक फुटबॉलर है, एक फुटबॉलर स्टेशनरी बॉल को हिट करेगा तो वो बॉल रेस्ट पोजीशन से मोशन में आ जाएगी. आएगी कि नहीं आएगी? अगर कोई भी बुक रखी हुई है ऑन अ टेबल, ऑलराइट, इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर बुक, द बुक विल चेंज इट्स पोजीशन. वो बुक अपनी पोजीशन चेंज करेगी. ये बुक की पोजीशनिंग कैसे चेंज हुई? हमने किसी भी बुक पे फोर्स अप्लाई किया. फोर्स अप्लाई करने पर वो बॉडी किस में, या वो बुक जो है वो किस में आ गई? मोशन में आ गई. आई कि नहीं आई? ये भी किसकी वजह से हुआ? फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम समझेंगे इनर्शिया को, दैट व्हाट इज इनर्शिया. ऑलराइट, inertia is that property of a body due to which it resists the change in its state of rest or of uniform motion, or we can say that it is the tendency of a body to remain at rest, or if moving to continue moving in a straight line is known as inertia. Alright, so मेरी बात को ध्यान से समझना. इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक डायरेक्ट कनेक्शन है. कैसे है? इनर्शिया में होता क्या है, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर स्टेशनरी पे है तो वो बॉडी स्टेशनरी पे ही रहेगी, रुकी ही रहेगी. अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगी. मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, आप बस में बैठे हो, जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है आपको एक जर्क फील होता है बैक साइड पे. आपको ऐसा लगता है आप पीछे की तरफ गए. क्यों? आपकी बॉडी एकदम स्टेबल पोजीशन पे थी. कैसे थी? रुकी हुई पोजीशन पे. जैसे ही बस आगे की तरफ मूव करेगी आपको एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा, एक बैकवर्ड जर्क लगेगा, जिसकी वजह से आप पीछे की तरफ मूव करोगे. होता है, आई नो सब बच्चों ने ये चीज़ फील करी होगी. नेक्स्ट अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे ही बस रुकती है, अगर आपने अच्छे से नहीं पकड़ रखा, नहीं बैठा हुआ, तो सामने वाले की सीट पे आप ऐसे झटका खा के उसके ऊपर
गिर जाओगे और आपकी चोट लग जाएगी। होता है कि नहीं होता? यहाँ पे आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या कर रहा है? आपको रोकने का भी काम कर रहा है दोनों पोजीशन में। अगर आप रुके हो तो वो यही चाहेगा कि आप इस पोजीशन में स्ट्रेट बैठे हो, तो वो यही चाहेगा कि बॉडी स्ट्रेट ही बैठे रहे, बट ड्यू टू द मोशन ऑफ द बस आप बैकवर्ड जर्क करके पीछे जाओगे, और जब ब्रेक लगेगा तो आप फॉरवर्ड जर्क, मतलब आपको फॉरवर्ड साइड पे फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से आप आगे मूव करोगे। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल हर कोई समझ सकता है। अब इनर्शिया के बारे में अगर हम और जानना चाहें तो हम ये समझेंगे कि जो मास होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया के। सर ये बात थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि मास का इनर्शिया से कैसे कनेक्शन? हाँ, तो इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। अब मास का इनर्शिया से ऐसे कनेक्शन है कि जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया भी होगा। कैसे? समझ नहीं आया? चलो मैं समझाता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी फुटबॉल हमने लिया। क्या लिया हमने? एक फ़ुटबॉल ली, ठीक है। अब हमने उस फुटबॉल को किक किया। हम उस फुटबॉल को अगर किक करेंगे इजीली मूव कर जाएगा, ठीक। उसका इनर्शिया कम है, ठीक। अगर फुटबॉल की जगह एक बहुत बड़ा स्टोन आपने लिया है, उस स्टोन को आप इजीली एक पोजीशन से हिट करके दूसरी पोजीशन पे नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मास बढ़ने की वजह से उसका इनर्शिया ज़्यादा है। इनर्शिया मतलब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती। फुटबॉल हल्की है, हम उसकी पोजीशन को इजीली चेंज कर सकते हैं। वहीं एक स्टोन वो बहुत ही हैवी होता है, हम उसकी पोजीशन को इजीली चेंज नहीं कर सकते। Okay, now there are two types of inertia basically: inertia at rest and inertia in motion. Inertia at rest means if a body tends to be at rest, the body will remain at rest. मतलब अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। और inertia at motion मतलब कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो बॉडी यही चीज़ चाहेगी कि मैं मोशन में ही रहूँ। अब हम इस चीज़ को और थोड़ा डिटेल वे में समझते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट को अच्छे से समझेंगे डिटेल्ड वे में। ओके, सो हमारे पास इस स्लाइड में दो एग्जांपल्स हैं। पहला जो मैंने अभी आपको बताया, स्टोन और फुटबॉल का एग्जांपल। मास ज़्यादा होने की वजह से हम स्टोन की पोजीशन इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते और ज़्यादा देर तक चेंज नहीं कर सकते, बट फुटबॉल की पोजीशन को चेंज करना इतना हार्ड नहीं है क्योंकि उसका मास कम है। ऑलराइट, इजी थिंग। नेक्स्ट, आपने क्रिकेट सब ने खेला होगा। भैया क्रिकेट तो ऐसा कोई लड़का ही नहीं खेलता। अब पबजी का ज़माना है, पबजी खेलते होगे, पर हमारे टाइम पे तो भैया क्रिकेट ज़्यादा चलता था, ठीक है। क्रिकेट में रबर बॉल होती है और एक कॉर्क बॉल होती है। कॉर्क बॉल बेसिकली जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें खेला जाता है। सबने देखी होगी, ऑब्वियस सी बात है, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इतने सारे प्लेयर्स हैं, सब खेलते हैं कॉर्क बॉल से, ठीक है। अब कॉर्क बॉल को अगर हम हिट करते हैं, कॉर्क बॉल का मास ज़्यादा होता है, इसका मतलब उसका इनर्शिया लेवल ज़्यादा होगा। अगर उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा तो वो अपनी पोजीशन को ज़्यादा चेंज नहीं करना पाएगी। वहीं पे अगर हम रबर बॉल की बात करें, रबर बॉल कम पावर लगाने पर भी बहुत दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि उसका मास कम होता है तो उसका इनर्शिया कम होगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दूर तक भी जा सकती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रखा है इसमें। ये बचपन में हमने सबने किया होगा, कई सारे बच्चे इस पर गेम्स भी खेलते हैं। एक ग्लास लिया, एक्टिविटी टाइप है, एक ग्लास लिया, उसमें पानी भरा हुआ है। ओके, उस ग्लास के ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड की शीट रख दिया, पीस ऑफ पेपर रख दिया, उसके हमने ऊपर एक कॉइन रखा। ओके, जब हम उस पेपर को एकदम से खींचेंगे, खींचते ही क्या होगा, वो कॉइन क्या होना चाहिए, वैसे तो वो कॉइन पेपर के साथ खींच जाना चाहिए ना, बट वो कॉइन पेपर के साथ नहीं खींचता, वो कॉइन उसी पोजीशन से नीचे गिर जाता है। किसके अंदर? उस ग्लास के अंदर। अब ऐसा क्यों हुआ? होने की वजह क्या है, इस वजह को समझो। देखो, कॉइन रेस्ट पे था, मैंने क्या बताया, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। कॉइन रेस्ट पे था, आपने पेपर को पुल किया, पेपर को पुल करने पर पेपर का इनर्शिया हो गया मूविंग वाला, पेपर तो मूव हो गया, बट कॉइन तो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहेगा ना। कॉइन तो यही ट्राई करेगा कि मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बैठा रहूँ, मैं यहाँ से मूव नहीं करूँ। अब कॉइन की इसी टेंडेंसी की वजह से पेपर तो उस जगह से मूव हो जाएगा, बट ड्यू टू इनर्शिया वो कॉइन वहीं पे फ्लिप करके सीधे किस में चला जाएगा, पानी की ग्लास में। मैं चाहूँगा आप सब ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी करें। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम समझेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। मतलब इनर्शिया हमने रेस्ट बॉडीज़ का तो समझ ही लिया, अब हम समझने वाले हैं मोशन में अगर कोई भी बॉडी है तो उस पर इनर्शिया कैसे वर्क करेगा। चलो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर आप साइकिल चलाते हो, मोस्टली सभी लोग चलाते होंगे, स्कूल जाने के लिए, कहीं किसी से मिलने के लिए, कहीं घूमने के लिए, कई लोग साइकिल चलाते हैं, इवनिंग राइड्स पे भी साइकिल चलाई जाती है, ठीक है।
अगर हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, हमने आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस ब्रेक प्रेस देना उसको बंद कर दिया, ठीक है, क्या वो साइकिल वहाँ पे से चलती ही रहेगी? चलती रहेगी? नहीं, वो साइकिल वहाँ पे रुकेगी। रुकेगी कि नहीं रुकेगी? क्यों रुकेगी? आपने ब्रेक तो नहीं लगाया। एक पॉइंट आएगा जब वो स्लो होते 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 रिटार्ड होते 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 एक पॉइंट पर रुक जाएगी। रुकने की वजह क्या आएगी? उस पर लगा हुआ फ्रिक्शन फोर्स। आई एम वेल अवेयर, आप सबको फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पता होगा। फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू द रोड लगा है। दूसरा उस पर लगेगा एयर रेजिस्टेंस। बट अगर उसमें ना ही फ्रिक्शन फोर्स लगता, ना ही एयर रेजिस्टेंस लगता, कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं पाती, तो क्या वो साइकिल कभी रुकती? नहीं रुकती। वो साइकिल फॉरएवर एक पैडल मारने पर वो यहाँ से चंबल गार्डन से सीधा चांदनी चौक से सीधा लंदन पहुँचती। क्यों? क्योंकि उसको कोई रोक नहीं सकता। रोकने के लिए कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, ना आपको ब्रेक लगाना है, ना कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ना ही उसमें कोई एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो वो रुकेगी क्यों? नहीं रुकेगी ना। ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, दैट इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन द बॉडी विल टेंड्स टू बी इन मोशन until and unless no external force is applied on it to stop it. All right, now moving on to the next slide. हमारे पास यहाँ पे दो और एग्जांपल आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के। आप सब ने देखा होगा हमारी मम्मियाँ घर पे कारपेट होता है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसकी सफाई करती हैं। अब इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता जब कारपेट की सफाई होती है, ठीक है। हमारा ध्यान क्या होता है? बस साफ़ हो जाए, बिछा दिया जाए और हम इस पर आराम करें। बट चीज़ क्या है कि उसको साफ़ कैसे किया जाता है, समझना। हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, इस चादर को एक दीवार पे लटकाती हैं, या ज़्यादातर तार जो होते हैं ना कपड़े सुखाने वाले, वहाँ पे लटकाती हैं। एक डंडा लेती हैं, एक स्टिक लेती हैं, बीटिंग स्टिक बोलते हैं उसको, और उससे बहुत ज़ोर ज़ोर से हिट करती हैं, मारती हैं। हमें भी बोलती हैं मारने को, हमें तो बड़ा मज़ा आता है, हम तो धोने से मारते हैं, ठीक है। हम उसको मारते हैं तो होता क्या, उसमें से निकलती है धूल, डस्ट पार्टिकल्स। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स निकले, ये किसकी वजह से निकले? डस्ट पार्टिकल्स को ऐसा तो है नहीं चद्दर ने लात मार के भगा दिया, नहीं। डस्ट पार्टिकल्स के निकलने का कोई ना कोई रीज़न होगा। वो रीज़न क्या होगा? जैसे ही हमने स्टिक से उस चद्दर को, मैट को बीट किया, बीट करते ही मैट जो है मोशन में आ जाती है। किस में आ जाती है? मोशन में। बट जो डस्ट पार्टिकल्स उसके ऊपर लगे हुए थे, ये सब होते हैं रेस्ट में। किस में होते हैं? रेस्ट में। मैट मोशन में आ गई, बट मैंने आपको बताया था इनर्शिया की वजह से जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो उसके ऊपर लगे हुए थे, ठीक है। अब उसके ऊपर लगे होने की वजह से जब उन पे बीट होगा, मैट तो मोशन में आ जाएगी, बट जो डस्ट पार्टिकल्स है वो वहीं के वहीं पे सेटल होने की कोशिश करेंगे, वो वहीं रुकना चाहेंगे, वो वहीं अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो मैट तो पीछे खिसक जाएगी और डस्ट पार्टिकल जो है वो सारे झड़ के पीछे की तरफ आ जाएंगे। डस्ट पार्टिकल्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं, इनर्शिया उन पे लग रहा है, रेस्ट पे होने की वजह से वो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे, और मैट हमारी मोशन में आ जाएगी क्योंकि उस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। ओके, अब अगला हम एग्जांपल समझते हैं। बचपन में सब ने दूसरों के खेतों में जाके वो केरियाँ तोड़ी होंगी, बहुत सारे फ्लावर्स तोड़े होंगे। इनको केरियों को, फ्लावर्स को तोड़ने के लिए हमने क्या किया होगा? ध्यान से सोचो। हमने किसी भी पेड़ को हम गए, हमने उस पेड़ को पकड़ा, हमने ज़ोर ज़ोर से उस पेड़ को हिलाया, शेक किया। जब हम उस पेड़ को शेक करेंगे, पेड़ को शेक करने से क्या होगा? जब हमने पेड़ को शेक किया, हम पेड़ को मोशन में ले आएंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बट जो फ्रूट्स या जो फ्लावर्स लगे होंगे वो तो रेस्ट पे ही थे ना, तो वो क्या टेंट करेंगे? वो तो यही कोशिश करेंगे, उनका ट्राई क्या रहेगा कि हम रेस्ट पे ही रहें। यहाँ वर्क करेगा इनर्शिया, और इनर्शिया उस पर इस तरह से वर्क करेगा कि वो उसको गिराने का काम करेगा, और जो फ्लावर्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो वहाँ पे से गिर जाएंगे। समझे? ये इनर्शिया के एप्लीकेशन की वजह से हुआ। ऑलराइट, नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। कार में आप सभी बैठे होंगे, बस वाला एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, बट जस्ट एक एडवांस वर्जन। कार में जो बैठे होते हैं हम सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं। अब इस सीट बेल्ट का यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? सीट बेल्ट का यूज़ किया जाता है क्योंकि हमें इनर्शिया से प्रोटेक्शन भी है, हार्म भी है। कैसे? अब आप कार की सीट में बैठे हो, फ्रंट सीट में ड्राइवर के साथ। ड्राइवर सीट बेल्ट लगा के बैठा है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, ड्राइवर ने तेज़ चलाई, आप बैक थ्रस्ट होगा आप पे, आप पीछे की तरफ जाओगे, कोई बात नहीं, सीट है पीछे, बच जाओगे। बट जब ड्राइवर इंस्टेंट, कोई सामने से जानवर आया, ड्राइवर इंस्टेंट ब्रेक लगाएगा, इनर्शिया की वजह से क्या होगा?
आप एकदम से फॉरवर्ड जर्क पाएंगे और फॉरवर्ड जर्क पाने के बाद में आप सीधे आगे की तरफ जाके कार के फ्रंट साइड पे टकरा जाएंगे और आपको बहुत भारी चोट भी लग सकती है। इसलिए हम यूज़ करते हैं सीट बेल्ट्स का। मैं प्रेफर करूँगा आप सबको कि आप सभी सीट बेल्ट लगा के रखो, जिसके पास कार है ध्यान रखना चोट लग सकती है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों अब हम समझेंगे मोमेंटम के बारे में। अब आप सोच रहे होगे इनर्शिया हमने समझ लिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने समझ लिया, न्यूटन के लॉज अभी चल रहे हैं हमारे, 2 लॉज और हैं। ये मोमेंटम किस लिए काम में आता है? ये मोमेंटम बेसिकली काम में आता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने में, ठीक है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने से पहले हमें समझना होगा मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम का यूज़ क्या है और मोमेंटम चीज़ क्या है। हाँ भैया, मोमेंटम क्या है? कोई पेप्सी का नाम तो है नहीं, कुछ चीज़ होगी, साइंस से रिलेटेड है, सर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो मोमेंटम क्या चीज़ होती है, अगर हमने कोई भी छोटी सी चीज़ है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करो, छोटा सा पत्थर लो, ठीक है। सामने आपने एक मटकी देखी, बचपन में बहुत किया होगा, खाली पड़ी मटकियों को दूर दूर से निशाने लगा के मारा होगा, फोड़ा होगा, ठीक है। छोटे से पत्थर से आपने उसको हल्की सी स्ट्राइक मारी, मतलब धीरे से फेंका, विद अ लेस वेलोसिटी आपने कम वेट या कम मास वाले स्टोन को एक मटकी पे फेंका। वो मटकी नहीं टूटेगी वो स्टोन टकराने के बाद भी, बट उसी पत्थर को आप वापस लाए, आपने विद अ ग्रेट फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, मास तो उसका उतना का उतना है, वो वापस उस मटकी को टकराएगा और मटकी टूट जाएगी, होगा। अब ये क्यों हुआ, क्या रीज़न आया? चलो 1-2 एग्जांपल और समझते हैं। देखो आप सबने क्रिकेट में देखा ही होगा, ठीक है। बॉलर बॉल फेंकता है, वो बॉल आती है, उसका कुछ पर्टिकुलर मास होता है, बॉलर उसको किसी न किसी वेलोसिटी से फेंकता है। जब बॉलर उस बॉल को फेंकता है, वो बॉलर बैट्समैन के बैट से हिट करती है, सेम मास रहता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा हाई हो जाती है। क्यों होती है? एक ग्रेटर अमाउंट का फोर्स, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का फोर्स उस पर लगता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। मास वही रहता है बट वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने टाइकोंडो में देखा होगा, जो कराटे चैम्पियंस होते हैं, जो बहुत अच्छा कराटे जानते हैं, वो एक चॉप में, मतलब अपने हाथ का एक चॉप मारते हैं और एक पूरी पाइल, मतलब टाइल्स की पूरी पाइल एक बार में तोड़ देते हैं। बहुत अच्छे से जानते होगे हमारे फेमस सुपरस्टार जैकी चैन को, बहुत मास्टर आर्टिस्ट है, मैं तो खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जैकी चैन हुए या कोई भी चाइनीज़ हुए, हमारे इंडियंस में भी बहुत सारे हैं जो ये सब करते हैं। हमारे आजकल बच्चों को भी यही सिखाया जा रहा है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। सब लोग बेसिक गेम्स तो खेला ही करो। होता क्या है, अब ये तोड़ने का या टूटने का उसका रीज़न क्या है? रीज़न तो समझना होगा। ये होता है मोमेंटम की वजह से। किसकी वजह से? मोमेंटम की वजह से। कैसे होता है ये मोमेंटम की वजह से? समझाओ। तो मोमेंटम की वजह से क्या चेंज आया, हमने अपने हाथ का, पाम का, ठीक है, पाम का कुछ ना कुछ मास होगा। एक काम करो, एक छोटी सी शीट लो कार्डबोर्ड की, उस पर ऐसे करके धीरे से अपना हाथ मारो, वो कार्डबोर्ड की शीट टूट जाएगी। वहीं पे उसी फोर्स के साथ में आप एक ईंट पे मारो, भैया कागज़ का तो पता नहीं, हाथ ज़रूर टूट जाएगा। अब इससे बचाने के लिए आप क्या करोगे? आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इससे बचाने के लिए आप क्या करोगे? आपको उस पर ज़ोर से विद अ ग्रेटर फोर्स अपने हाथ को मारना होगा। चलो ठीक है सर, आपने कहा हमने ग्रेटर फोर्स से ईंट को मारा, पर कई केस ऐसे होते हैं जिसमें ईंट तब भी नहीं टूटती। आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लिया, आपके हाथ में तो उतना ही फोर्स रहेगा, ठीक है, आपका मास फिक्स है, आपके हाथ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं। आपने एक हथौड़ी लेके उसको मारा विद अ ग्रेटर फोर्स, मे भी टूट जाए, एक टूट जाए, 2 ईंटें लगाई, 2 टूट जाएंगी, 3 टूट जाएगी, पर इससे ज़्यादा नहीं टूटेंगी, क्योंकि फोर्स लगा रहे हो। वेलोसिटी तो कम ही है ना, फोर्स लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया, उसी सेम फोर्स में आप कितनी ईंटें तोड़ सकते हो? एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैंने क्या किया, 8 से 10 ईंटों का पूरा या टाइल्स का पूरा एक स्टैक प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। मैंने बोला अब इनको एक साथ तोड़ना है। जो नॉर्मल बंदा होगा या नॉर्मल कोई भी आदमी होगा या लड़का होगा, वो क्या करेगा, आएगा, उसको हिट करेगा, मे बी चांसेस हैं कि वो फर्स्ट टाइल को इजीली ब्रेक कर दे, बट बाकी टाइल्स इजीली ब्रेक नहीं होंगी, वो टाइल्स वैसी ही वैसी रह जाएंगी। बट एक कराटे चैम्पियन या कोई जूडो में एक्सपर्ट होते हैं, वो आएगा, वो क्या करेगा,
उसको हिट तो करेगा बट विद अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स एंड विद अ ग्रेटर वेलोसिटी दैन यूजुअल। यूजुअल से ज़्यादा फोर्स और यूजुअल से ज़्यादा वेलोसिटी लगाने के बाद उसका स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा रहेगा कि वो सारी टाइल्स को एक बार में ब्रेक कर सकता है। समझे? सेम केस अगर मैं बताऊं, आपने टेनिस में भी देखा होगा। टेनिस में बॉल आती है, टेनिस की बॉल को जब हम स्ट्राइक करते हैं विद अ ग्रेटर फोर्स उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। बट क्या होता है, उसका फोर्स रेट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, चलो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल समझाता हूँ। ओके, सबसे पहले तो ये बात समझने की चीज़ है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। कैसे होता है, पहले समझो कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा। अच्छा, मास बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा कैसे, चलो मैं बताता हूँ। एक काम करो, एक 40 किलो का लड़का लाओ, उसको एक हाथ से धक्का दो, वो दूर जाके गिरेगा, कोई मतलब नहीं, हल्का सा लड़का है, मेरे जैसे के लिए तो वो बहुत ही हल्का है, ठीक है। उसके साथ में मैंने एक 50 किलो का लड़का और लगा दिया, क्या इसी फोर्स से मैं इस दोनों का फोर्स मिला के कितना हो गया, वेट की बात करूँ, 40 किलो का ये, 50 किलो का वो, टोटल 90 किलो। अब 90 किलो पे क्या मेरा एक हाथ का फोर्स काम करेगा, क्या नहीं करेगा ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पहले मास जो भी था, मास के इंक्रीज़ होते ही मुझे फोर्स को भी क्या करना पड़ा, इंक्रीज़ करना पड़ा। क्या करना पड़ा, इंक्रीज़ करना पड़ा। अब फोर्स बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, ये चीज़ तो आप लोग समझ गए। अब इसी से अगर मैं रिलेट करूँ कि फोर्स का वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, चलो समझते हैं। देखो, ये भी कहा जाता है कि फोर्स जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। ओके सर, आपका कहना है कि फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कैसे होता है, कुछ समझ नहीं आया सर। ओके, समझाता हूँ। देखो, आपको मैंने अभी एक चीज़ समझाई थी कि छोटा पत्थर लेके अगर हम कम वेलोसिटी से मटकी तोड़ने की कोशिश करेंगे वो नहीं टूटेगी, बट उसी छोटे पत्थर को अगर आप जोर से हिट करेंगे विद अ ग्रेटर वेलोसिटी इट विल डेफिनेटली ब्रेक। पक्की बात है कि वो मटकी फूटेगी ही फूटेगी। अब समझने की बात ये है, मैं आपको बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। सब ने CID देखा होगा, सब ने, ऐसा कोई नहीं होगा मेरी ऑडियंस में, मेरे बच्चों में जिसने CID ना देखा हो। CID में आते हैं इंस्पेक्टर दया, CID इंस्पेक्टर। सब जानते हैं कि दया दरवाज़ा तोड़ता है। अब दया दरवाज़ा तोड़ता है तो वो कैसे तोड़ता है, दया के पैरों में कोई लोहा थोड़ी ना लगा है, नहीं, दया के साथ वाले भी ट्राई करते हैं पर नहीं तोड़ पाते। क्यों, क्योंकि दया फोर्स लगाता है विद अ ग्रेटर वेलोसिटी। दया जब भी मारता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है और बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी से लगाता है, अच्छी अमाउंट की वेलोसिटी। देखो, ज़्यादा वेलोसिटी होगी, ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है दरवाज़ा टूट जाएगा और हम बोलेंगे दया ने दरवाज़ा तोड़ दिया। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, इससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक पतला लड़का है और एक मोटा लड़का है, ठीक है। मोटे लड़के में ऑब्वियस सी बात है वेट ज़्यादा होगा। मैंने मोटे लड़के को बोला कि किसी को एक स्लैप करके आओ, एक थप्पड़ मार के आओ। मोटा लड़का उसको थप्पड़ मार के आएगा, मारेगा, हमारी सुनेगा, मारे आएगा। मोटे लड़के के थप्पड़ से उसको फील होगा, दर्द होगा। अब मैंने पतले लड़के से बोला कि घुमा के एक थप्पड़ मार के आओ उसी आदमी को जिसको मोटे आदमी ने मारा, ठीक है। वो पतला लड़का जाएगा, ऑब्वियस सी बात है पतला लड़का होगा तो उसके हाथ का मास एज़ कंपेरेटिव टू द मोटा लड़का कम होगा। फिर भी जब आप पूछने जाओगे उस आदमी से कि किसका थप्पड़ तेज़ पड़ा, तो वो यही बोलेगा कि पतले वाले का तेज़ पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि पतले वाले की वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी एज़ कंपैरिजन टू द मोटे वाले की। मतलब वेलोसिटी के ज़्यादा होने की वजह से उस आदमी पे फोर्स किसका ज़्यादा पड़ेगा, उस पतले आदमी का ज़्यादा पड़ेगा। ओके, ये बात समझ आई आपको। चलो, ये बात को आप बहुत अच्छे से समझे। अब इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और वेलोसिटी के। समझ गए आप, मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। मैं मोमेंटम की अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं यही बोलूँगा कि मोमेंटम
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास के। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करी जाए तो हम यही बोलेंगे कि इसकी एसआई यूनिट होगी, देखो मास की यूनिट क्या होती है, याद है आपको, केजी यूनिट होती है, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी आएगा, ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, कंबाइनली इट इज़ नोन एज केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गई हमारी मोमेंटम की एसआई यूनिट। ओके, मोमेंटम के बारे में अब आपने बेसिक सब चीज़ें सीख ली। मोमेंटम के सब एग्जांपल्स मैंने बहुत डिटेल्ड वे में समझाया। ओके, फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डालें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।